लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 49 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मैं आपको सिखा रहा हूं ट्रेडिंग और अन्नपूर्णा जी को भी। कैसे हैं? ऑल गुड सर। आज मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी डाउन रही है बिकॉज थोड़ा चल रहा है कुछ। ओके सर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिल्वर के बारे में, चांदी। कितना अच्छा लगता है ना, फील कितना अच्छा आता है ना इसमें। हाँ, इट्स वन ऑफ दोज प्रेशियस मेटल्स जो आपको बहुत अच्छा फील गुड देता है। जैसे सोना जब हम लोग हाथ में लेते हैं, ये पहनते हैं, व्हाटएवर, बहुत अच्छा फील आता है ना। ऑब्वियसली देयर इज सम एनर्जी इनसाइड गोल्ड which helps us to feel better. Similarly, there is some energy inside chandi which helps us to feel better, right? Okay. That's why they are called precious metals. Chandi is such a phenomenal metal. इनफैक्ट मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग जर्नी चालू करना चाहते हैं मार्केट में, तो एक क्रूड ऑयल, इट्स अ मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए। और दूसरा कमोडिटी हो सकता है चांदी, बिकॉज चांदी प्रेशियस मेटल भी है और चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। ओके। इसका इतना यूटिलिटी है, इतने ज़बरदस्त कमोडिटी है ये। और हम ट्रेड अगर करना चाहें ना, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, छोटा भी अवेलेबल है और छुटकू भी अवेलेबल है। तो जिसको जिस लेवल का ट्रेड करना है उसके हिसाब से वो चांदी में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन कैसा चल रहा है अन्नपूर्णा जी? इतना कुछ नॉलेज मिल गया, ओवरडोज हो गया लगता है। हाँ सर, एक बार में इक्विटी प्लस करेंसी प्लस कमोडिटी, सो इट्स गेटिंग डिफिकल्ट। अब मेरा वॉच लिस्ट बढ़ता जा रहा है आपका Yes, वॉच लिस्ट, और आपका अटेंशन स्पैन भी बढ़ता जा रहा है, तो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एंगेजमेंट भी बढ़ता जा रहा है। यस सर। फोन आया था मेरे पास आपके पिताजी का, कह रहे थे क्या कर रहे हैं आप, ये तो खाली स्क्रीन देख रही है आजकल। अब मेरी गलती नहीं है, क्या करा जा सकता है। सो चलिए बस हम लोग एंड ही करने वाले हैं। दिस इज प्रॉब्ली द सेकंड लास्ट एंड द लास्ट वन विल बी मोर एक्सप्लेनिंग यू दैट होल इक्वेशन बिटवीन इक्विटी, बॉन्ड, कमोडिटी, सब कुछ मिला के फाइनली हम कैसे ट्रेड जनरेट करते हैं, वो लास्ट सेशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीकेंड में। फिर खत्म ये वाला फॉर द टाइम भी। लेकिन इसके बाद वी विल कंटिन्यू सेशंस जहाँ पे डाउट क्लियरिंग वगैरह, तो आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चंस को पकड़ेंगे और फिर उसको रेगुलर सेशंस में कन्वर्ट करेंगे। ओके सर। इनफैक्ट दोस्तों कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि आप अपने क्वेश्चंस इनको भेज पाएं और ये सिलेक्ट करेंगी कौन से बेस्ट क्वेश्चंस है और फिर उन्हीं क्वेश्चंस पे आंसर सीरीज होगा, ताकि आपने जो सीखा है उसको आप फॉलो ऑन बेसिस पे हमसे डाउट क्लियरिंग भी कर पाए। ठीक है? राइट सर। तो चलिए चांदी के बारे में बात करते हैं। तो ये पीपीटी यूज करते हैं। पीपीटी जैसा कि पुराना पीपीटीज में मैंने आपको दे दिया है, ये वाला पीपीटी भी मैं आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो चांदी के बारे में थोड़ा हिस्ट्री बात करते हैं। तो चांदी भी बहुत पुराना कमोडिटी है और आपको याद होगा कि जैसे ये कॉइन है तो चांदी करेंसी के रूप में भी यूज होती थी, राइट? बट उसके पहले भी चांदी और बहुत सारी यूटिलिटीज है चांदी। टिपिकली ये जो 1800 का समय था ना, आप देखोगे जितने मेटल्स है ना उनमें ये 1800 का समय के काफी मेंशन है, बिकॉज उसी टाइम पे जब ग्रीक एम्पायर काफी प्रेवलेंट था तब ये सारे मेटल्स की डिस्कवरी एग्रेसिव हुई थी। ओके। तो चांदी भी उसी समय के अराउंड में डिस्कवरी हुआ था और यूएस के अंदर में तकरीबन 1850 के आसपास चांदी का माइनिंग हुआ था। तो चांदी के भी अपने माइंस तो हैं, साथ में वो बाकी मेटल्स के माइंस में भी पाया जाता है। एक्चुअली ज्यादातर चांदी बाकी मेटल्स के माइंस में पाया जाता है, खुद का माइन इसका लिमिटेड है। ओके। हाँ, कुछ और कमोडिटीज भी थे बेस मेटल जो मैंने आपको बताया था कि खुद के माइंस उनके कम है, बाकी माइंस में पाए जाते हैं। इसका लुक एंड फील तो हमको पता ही है, इट्स अ वाइट मेटल, सॉफ्ट, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर। तो चांदी घर में जो पड़ा रहता है तो पड़े उसमें काला हो जाता है, पता है ना आपको? हाँ, फिर पॉलिश करवानी पड़ती है, या वो एक पाउडर होता है उससे घर पे मॉम जो है उसको साफ करती है तो वापस से चमक जाता है। करेक्ट? तो चांदी इज नॉट अ नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मतलब क्या हुआ? जिसमें जंग नहीं लगती है, क्योंकि एयर के साथ रिएक्शन नहीं होता है। तो चांदी इज बिकॉज इट्स अ बेस मेटल, इट्स अ प्रेशियस मेटल, तो इसमें थोड़ा बहुत रिएक्शंस आ सकते हैं। सोना में कभी रिएक्शन सुना आपने? सोना अगर एयर में है तो उस पर रिएक्शंस आते हैं, काला पड़ जाता है, जंग लग जाता है, काला तो पड़ता है थोड़ा, हल्का, राइट? पर चांदी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, राइट, है ना?
बेसिक प्रॉपर्टीज इज मेलेबल, पेलिएबल एंड लस्ट्रस, मतलब इसको गला सकते हैं, किसी भी शेप में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके। ये इसका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर कर सकता है। तो कॉपर है वो करता है, Right. चांदी भी करता है। चांदी इज एक्चुअली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग अ प्रेशियस मेटल बिकॉज ऑफ इट लुक्स एंड फील, एंड base metal because of its utility as a conductor of electricity. Okay, and it's also highly reflective होने के कारण इसका आपको नजर आएगा यूटिलिटी। जैसे पहले फोटोग्राफ्स बनते थे ना, तो फोटो जब खींचा जाता था तो जो खींचने का प्रोसेस था उसमें चांदी का यूजेस था। अभी तो खैर डिजिटल हो गया तो चांदी का यूजेस कम हो गया, राइट। बट पहले आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट फोटोग्राफ लैब हम अपने स्कूल में किया करते थे। हमारे टीचर सिखाते थे कि देखो फोटो हुआ, उसके बाद अब उसको तुम कन्वर्ट कर रहे हो केमिकल इक्वेशन से, वो एक पेपर होता था, पेपर पे वो डिस्प्ले हो जाता था फोटो। दैट होल द प्रोसेस आल्सो नीडेड अ बिट ऑफ चांदी। ओके। इट किल्स बैक्टीरिया, तो थोड़ा बहुत इसका ना मेडिकल यूसेज भी है। कोई और बेस मेटल बताइए जिसका मेडिकल यूजेस था? सर कॉपर। कॉपर कहाँ से मेडिकल यूजेज? आपकी बॉडी में कॉपर है क्या? सर पीतल जो था। आयरन, हमारी बॉडी में आयरन है। राइट। डॉक्टर बोलता है ना आयरन खाओ सर्दी खांसी खत्म हो जाएगा, राइट। उसका मेडिकल यूसेज है, कॉपर का नहीं है। कॉपर का पीतल, हाँ पीतल, कॉपर और एक और कमोडिटी था ना, उसको मिक्स करके जिंक उसको मिक्स करके पीतल बनाते हैं। तो घर पे लोग बोलते हैं पीतल में पानी पियो, वो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। वो एक अलग बात हो गई, बट मेडिकल मतलब आप खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, एडिबल है। तो आयरन, people have this powder of iron which gets combined with medicines to give you that utility which iron has, because our body has iron. Okay. कहाँ आप ट्रेड कर सकते हैं चांदी? एमसेक्स में ट्रेड करते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एक्सचेंज जहाँ पर चांदी बहुत एक्टिव है। इक्विटी में आप कई ऐसे स्टॉक्स है जिनमें आप चांदी का एक्सपोजर है, जैसे हिंदुस्तान जिंक है, क्लासिक है। इंडिया में एक कंपनी है जो बहुत बड़ी है, जो सारे मेटल्स को मोटा मोटी माइन करती है, वो हिंदुस्तान जिंक, और वेदांता जो हिंदुस्तान जिंक को ओन करती है। आप ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ग्लोबल ETF है जहाँ चांदी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंडिया में अभी सेबी ने अलाउ किया है कि आप चांदी का भी ETF निकाल सकते हैं। आई डोंट थिंक सो तो किसी ने निकाला है जितना मेरा इन्फॉर्मेशन है, बट आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट अगर चांदी में करना चाहते हैं तो फिजिकल मत करिए, आप ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए। तो एज एन इन्वेस्टर आप चांदी का अगर अपसाइड होगा तो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिजिकली अगर लेना है तो ले सकते हैं। टिपिकली हम लोग चांदी के कॉइन्स और यूटेंसिल्स और बड़े बड़े थालियाँ और वो सब हम लोग घर पे रखते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। द कोटेशन विच इज अवेलेबल इन MCX इज 1 kg, तो जो भी भाव कोट होता है वो 1 kg का होता है। लॉट साइजेस 30 kg, 5 kg और 1 kg। ओके, ठीक है, मतलब छुटकू भी अवेलेबल है अगर इसमें किसी को ट्रेड करना है, लेकिन तीनों डिलीवरेबल है। हाँ, 30 kg का अपना डिलीवरी इक्वेशन है, 5 kg का अपना डिलीवरी है, 1 kg का। पहले वो कैश सेटल थे, बट अभी रेगुलेटर ने सबको डिलीवरी कर दिया कि कमोडिटी मार्केट में फालतू का सट्टेबाजी नहीं चलेगा। अगर आए हो लास्ट तक रुके हो तो डिलीवरी दो, नहीं तो 2 दिन पहले निकल जाओ, है ना। टिक साइज इसका 30 kg वाला कॉन्ट्रैक्ट का टिक साइज है 1 रुपए का। इसका मतलब हर रुपए पे हार जीत है 30 रुपए का। इसका एक्सपायरी होता है 5th डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी मंथ, 5th डे को होता है, और डिलीवरी चालू हो जाता है 5 दिन पहले। अच्छा, तो टिपिकली जो ट्रेड करते हैं वो पिछले महीने के एंड तक अपना पोजीशन को नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर कर देते हैं या अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट 2,30,000 रुपए है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। 30 kg का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बहुत सारा है, राइट। तो 2,30,000 रुपए आपके पास तो नहीं है। मेरे को याद है आपका बैंक अकाउंट, ब्रोकर का अकाउंट के अंदर में कम पैसा है, तो ये तो नहीं कर पाएंगे। 68,000 5 kg का कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये तो फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो बाकी सारा पोजीशंस आपका जीरो है। आपने बोला था ये मेरे को कि इक्विटी में सब पूरा पोजीशन पड़ा हुआ, मेरे पास तो कैश ही नहीं है, राइट सर। तो आप है ना ब्रोकर को ये दे सकते हैं अपना इक्विटी शेयर, और उसको बोले मेरे को मार्जिन बेनिफिट दो, तो ब्रोकर आपको मार्जिन दे देगा, उस मार्जिन से आप ट्रेड कर सकते हैं। सो ये क्या डिस्काउंट ब्रोकर्स भी करते हैं? डिस्काउंट ब्रोकर का मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ फुल सर्विस ब्रोकर जैसे कोटक वगैरह वो लोग तो करता है। ओके, मैं कोटक के साथ काम करता हूँ तो मेरे को पता है कि वो लोग तो करता है। तो ये शेयर अगर आपका ब्लू चिप शेयर है तो वो आपका ब्लू चिप शेयर या छोटे मोटे शेयर में काम नहीं करते हैं, तो बड़ा शेयर आप एक ब्रोकर को दे दीजिए और वो आपको मार्जिन लिमिट दे देगा, और उसमें आप कमोडिटी भी काम कर सकते हैं। छोटो जो है 1 kg का जो सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट है
उसमें 8,000 रुपये चाहिए। ये तो सही है। राइट हाँ, ये तो यूएसडी आईएनआर से के जैसा ही हो गया। तो राइट ये आप यूज करो, इससे ट्राई करो। क्रूड वूड तो बहुत महंगा है, इसमें आप काम कर सकते हैं। यूजेज जो हम कॉमन यूजेस देखते हैं वो है चांदी के जो ऑर्नामेंट्स हैं, ब्रेसलेट्स और ये सब जो हम लोग बनाते हैं। और टीवी जो है, टीवी का जो स्क्रीन होता है उस पर भी चांदी का थोड़ा बहुत यूजेज है, ओके क्योंकि चांदी इज अ गुड रिफ्लेक्टर। तो जो ग्लास है, ग्लास के पीछे में थोड़ा चांदी का परत भी होता है। एलईडी में होता है कि मुझे नहीं पता, लेटेस्ट जो भी चल रहा है उसमें नहीं पता है, बट जो स्टैंडर्ड टीवी है उसके अंदर में यूजेस था। सर्किट बोर्ड्स क्या हो गए, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड्स हैं या कंप्यूटर के अंदर में जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं उस पर थोड़ा बहुत चांदी यूज होता है, बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोलर, ये जो सोलर पैनल है जिससे सोलर एनर्जी कैप्चर होती है, वहां पर चांदी का यूज है, क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैप्चर हो रही है उसमें, चांदी के करंट वो ट्रांसफर हो पा रहा है। ओके और दवाइयों में, कुछ दवाइयों में, क्योंकि चांदी का एक अपना मेडिकल वैल्यू है। और भी बहुत कुछ है, ये मेजर यूजेजेस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग सिल्वर प्राइसेस? प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, सिल्वर स्क्रैप मेटल। मेटल्स का एक खास बात होता है कि आप सप्लाई माइनिंग से तो आती ही है, बट कई बार होता है मेटल प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है तो लोग अपने घर से चांदी निकाल के उसको रिसाइकिल करना चालू कर देते हैं, है ना? राइट स्क्रैप बिकम्स अ वेरी गुड सप्लाई। डिमांड सिल्वर प्राइसेस के होते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड होते हैं, इन्फ्लेशन एंड यूएस डॉलर, बिकॉज यूएस डॉलर इज अ फाइनेंशियल एसेट एंड चांदी, गोल्ड या कोई भी मेटल जो है दे विल रिएक्ट इफ यूएस डॉलर रिएक्ट्स। एंड गोल्ड प्राइसेस, क्यों? क्योंकि गोल्ड और चांदी दोनों प्रेशियस मेटल है। तो चांदी देखिए कितना डाइवर्सिफाइड है ना, इंडस्ट्रियल यूजेज भी है, मेटल्स के कारण और डॉलर के कारण रिएक्शन होता है, जीडीपी के कारण भी चांदी में रिएक्शन आता है और गोल्ड प्राइसेस में भी रिएक्शन आता है। सो ये ज़्यादा कहाँ यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में या फॉर ऑल दी ज्वेलरी एंड द ऑर्नामेंट्स एंड? डेटा अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% इंडस्ट्रियल यूज है, अच्छा बाकी 50% इज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब ऑर्नामेंट्स भी हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकते हैं, या इंडिया के अंदर में जैसे टेम्पल्स में चांदी का बहुत बड़ा सप्लाई पड़ा हुआ है, तो इट्स बेसिकली स्टोर ऑफ वैल्यू, ओके मॉनेटरी वैल्यू एज वेल एज स्पिरिचुअल वैल्यू। हमारे घर पे जो मंदिर है उसके अंदर में हमने चांदी का मुकुट वगैरह बना रखा है, इट्स अ स्पिरिचुअल वैल्यू आल्सो। ओके तो 50-50 है, बट वो इंडस्ट्रियल इसका यूजेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रोडक्शन या तो माइनिंग होता है, खुद का माइंस इसका कम है, लार्जली वो दूसरे मेटल्स के माइन से इसको अवेलेबल होता है। और रिसाइकिल का प्रोडक्शन काफ़ी है। इसका टॉप प्रोडक्शन कंट्रीज में आता है मैक्सिको, पेरू और चाइना। मैक्सिको देखिए कितना बड़ा प्रोड्यूसर है चांदी का, पेरू कितना बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अगर इनकी कंट्रीज में कुछ होगा तो उसका इम्पैक्ट चांदी के प्राइस पे आ जाएगा। ऑफ कोर्स तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप चांदी ट्रेड कर रहे हो तो मैक्सिको को मोटा मोटी देखना पड़ेगा, एटलीस्ट उसका स्टॉक मार्केट तो ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इम्पैक्ट किसी भी कंट्री का आता है उसके शेयर प्राइस पे, मतलब उसके इंडेक्स पे। तो अगर मैक्सिको का स्टॉक प्राइस गिर रहा है, मतलब इंडेक्स का भाव गिर रहा है, तो ऑब्वियसली चांदी में उसका इम्पैक्ट आएगा। राइट उसका करेंसी भी देखना चाहिए, मैक्सिको का करेंसी को, क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएट या एप्रिशिएट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी चांदी में आएगा। सप्लाई एंड डिमांड, इसका सप्लाई देखिए लिमिटेड है। इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि चांदी का सप्लाई बन गया, शायद उसका उपज जो था वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। माइनिंग स्टेगनेंट हो गया है, तो सप्लाई कहाँ से आएगा? या तो रिसाइकिल से आएगा, राइट, या उसका इम्पैक्ट प्राइस पे नजर आएगा। तो कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि चांदी एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में तेजी का इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसका सप्लाई बढ़ाना इतना इजी नहीं है। लोग बोल रहे हैं। अब हमारा चार्ट भी अगर ये बोल रहा होगा तो हम एग्री कर जाएंगे, बट फंडामेंटली लोग बोलते हैं कि अब आप नंबर भी देखो ना तो मोटा मोटी माइन प्रोडक्शन जो है वो फ्लैटिश हो गया है। और डिमांड में देखिए सबसे ज्यादा डिमांड इंडस्ट्रियल ही है, ऑलमोस्ट 50% डिमांड इंडस्ट्रियल। सिल्वर स्क्रैप मेटल, सो स्क्रैप सप्लाई पहले बहुत आती थी, पर्टिकुलरली ये जो फोटोग्राफी वाला जो इंडस्ट्री था ना वहां से आती थी, बिकॉज जो फोटोग्राफी फिल्म्स थे जब वो डैमेज हो जाते थे तो उनको रिसाइकिल किया जाता था, तो वहां से चांदी निकलता था। और अब तो डिजिटल हो गया,
राइट, तो वहां पे चांदी का सप्लाई कम हो गया। तो हम्म, ओवरऑल माइनिंग भी सप्लाई कम हो रही है और रिसाइकलिंग भी सप्लाई कम हो रही है, तो इसीलिए चांदी का प्राइसेस में भी एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। और क्या होता है कि जब भी प्राइसेस ऊपर रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि whenever prices are up, people tend to recycle। जैसे हमारे घर में भी अगर हमको सपोज शादी वादी में चांदी देनी है और चांदी का दाम बहुत बढ़ गया, तो हम निकाल ही लेते हैं घर से कि चलो एक बार निकाल के इसको गलाओ और बनवाओ, नया इस भाव में नहीं खरीदेंगे। तो इंडिया, बिकॉज इट स्टोर्स लॉट ऑफ दीज प्रेशियस मेटल्स, typically when the prices of precious metals goes up, there is a tendency to increase the supply of recycled precious metals। ओके, इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे, बिकॉज सोलर का डिमांड बढ़ रहा है। ऑल्टरनेट एनर्जी की अब लोग बात कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल, याद है फॉसिल फ्यूल, क्रूड ऑयल डिस्कशन से रिलेट कर पा रहे हैं, राइट, तो नॉन फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल एनर्जी पे वर्क हो रहा है, जिसमें सोलर एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर के आ रहा है। तो जो सोलर पैनल है उसमें चांदी का यूजेस होता है। सर्किट बोर्ड्स, जितना इलेक्ट्रॉनिफिकेशन होगा दुनिया का, जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी उतने सर्किट फिल्टर्स आएंगे, तो वहाँ सर्किट फिल्टर्स, सर्किट बोर्ड्स आएंगे, तो वहाँ पर चांदी का यूजेज होगा। वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर में चांदी का यूजेज, जो प्रोसेस होता है वाटर प्यूरिफिकेशन का, और आपको तो पता है ना कि नेक्स्ट जो विश्व युद्ध होगा वो पानी पे होगा, क्यों सर? क्योंकि पानी नहीं है ना अवेलेबल, पानी नहीं है अवेलेबल, पीने का पानी तो बहुत कम हो रहा है दुनिया में। तो वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर में जो कंपनीज इन्वॉल्व है उनमें बहुत तेजी है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली पानी बिकेगा, जो बिक भी रहा है, हम तो पानी खरीद ही रहे हैं, राइट, तो दुनिया में फ्यूचर में और होगा ये। तो चांदी इज यूज्ड ड्यूरिंग दैट वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। ओके, तो यूटिलिटी वैल्यू बहुत है इसका। ये वैसा कमोडिटी नहीं है कि बस अवेलेबल है ले लो प्रोसेस कर लो, या सोना तो एकदम भी नहीं है, इसका एस्थेटिक वैल्यू उतना नहीं है जितना सोने का है। इन्फ्लेशन और यूएस डॉलर, जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है उतना चांदी का दाम बढ़ता है, क्योंकि ये प्रेशियस मेटल है और प्रेशियस मेटल्स आर इन्फ्लेशन हेज। तो अगर दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ने की बात हो रही है तो चांदी और सोना दोनों बढ़ेगा। चांदी में ना स्लिपरीनेस ज्यादा है, तो ये अगर प्रेशियस मेटल्स में तेजी आएगी तो चांदी पहले भागेगा और सोना फॉलो करेगा। मंदी आती है तो चांदी पहले गिरता है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं ना उनको चांदी बहुत पसंद आती है, क्योंकि बीटा हाई है, स्लिपरीनेस हाई है, वोलेटिलिटी हाई है गोल्ड के मुकाबले। सर चांदी पहले क्यों गिरती है? एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? चांदी वोलेटाइल क्यों है गोल्ड से ज़्यादा? एक्चुअली मैंने इस पे कभी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, बट जो मुझे फील है इसका आंसर ये होगा कि क्योंकि चांदी का स्टॉक सप्लाई लिमिटेड है, तो जब भी किसी भी शेयर का लिमिटेड सप्लाई होता है तो उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। गोल्ड में क्या है ना, हमेशा सप्लाई वापस आने की पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज रिसाइकलिंग काफ़ी होता है गोल्ड। चांदी में लिमिटेड होता है, उतना नहीं होता है, बट दैट इज माई गेस वर्क। सारे क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है अनुपूर्णा जी, थोड़े बहुत तो आपको गूगल भी करना होगा। हाँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं लर्नर हूँ, आपको बताइए। राइट सर। अच्छा, गोल्ड और चांदी के बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप है प्राइस वाइज भी, और कई लोग है ना गोल्ड चांदी का जो पेयर है उस पर ट्रेड करते हैं कि गोल्ड डिवाइडेड बाय चांदी रेशियो। मैंने एक सेशन लिया था रेशियो ट्रेडिंग पे, आपको याद है? पेयर ट्रेडिंग सर। पेयर ट्रेडिंग, तो लोग गोल्ड चांदी के पेयर पे ट्रेड करते हैं। तो ये जब पेयर ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग अप है तो लोग चांदी बाई करके सोना बेच देते हैं, और जब वो ट्रेंडिंग डाउन है तो उल्टा कर देते हैं। तो जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए गोल्ड चांदी पेयर इज अ वेरी गुड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इक्विटी और चांदी के बीच क्या रिलेशनशिप है? इक्विटी और चांदी के बीच एक्चुअली क्या है कि हर कमोडिटी ना उसका आप रिलेशनशिप इक्विटी के साथ नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये इतना बड़ा चीज नहीं है कि इंडिया में कोई कंपनी है वो बहुत बड़े रूप में काम करिए, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट सप्लायर ऑफ ओरिजिनल चांदी। हम लोग रिसाइकिल बहुत करते हैं, वहाँ कोई मेजर कंपनीज नहीं। तो हिंदुस्तान जिंक है जैसे, या वेदांता है, ये लोग के पास एनीवे सारे मेटल्स के माइंस हैं, तो वहाँ से चांदी निकलती है, बट दैट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। लेकिन इक्विटी जो कंपनीज है जैसे टाइटन है, गोल्डियम इंटरनेशनल है जो रिसाइकलिंग में स्पेशलाइज करती है, कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, इन लोगों के लिए चांदी एक रॉ मटेरियल है। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि ऑल्दो चांदी इन लोग के लिए रॉ मटेरियल है, बट जब भी दाम बढ़ते हैं तो ये लोग पास ऑन कर देते हैं कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर को अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो चांदी के दाम से लिंक्ड होता है। राइट। आपने देखा होगा दिवाली के अंदर में आप कुछ भी लेने जाएंगे
तो बोलेगा भाई चांदी का ये दाम अभी चल रहा है प्लस मेकिंग चार्जेस मिला के आपका ये हो गया, तो हम्म, उसको फर्क ही नहीं पड़ा ना। राइट, ऑल्दो उसके लिए रॉ मटेरियल है, बट द फाइनल प्राइस ऑफ द गुड्स इज रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। इनफैक्ट क्या होता है जब प्राइस बढ़ते हैं ना तो उन लोग का मार्जिन बढ़ जाता है एब्सोल्यूट टर्म्स में, क्योंकि टिपिकली मेकिंग चार्जेस एड वैलोरम होता है, तो जब दाम बढ़ते हैं तो मेकिंग चार्जेस एब्सोल्यूट टर्म्स में इनको ज्यादा मिल जाते हैं। राइट, तो आप देखो इसलिए सोना चांदी का दाम बढ़ता है तो टाइटन स्टॉक बनने लग जाता है। क्यों? आप तो बोलेगे सर वो तो ज्वेलरी बनाता है, उसका तो रॉ मटेरियल है वो। राइट, बेसिकली ये प्रोसेस करते हैं, इनका काम है कन्वर्ट करना, तो कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर में इनका मार्जिन बढ़ जाता है अगर सोना चांदी का दाम बढ़ जाता है। ओके, तो आपको ये सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना है, और चांदी सोना का दाम अगर बढ़ता हो तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी गोइंग अप, बट इट इज समथिंग इज हैपनिंग इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट व्हिच शुड गिव यू अ हिंट कि अब क्या करना चाहिए मुझे मार्केट में ओवरऑल। सोना चांदी अगर बढ़ रहा होगा, डॉलर वीक हो रहा होगा, तो उसका एक सिग्निफिकेंस है जो आपका स्टॉक मार्केट जर्नी को भी मैप करना जरूरी हो जाता है। ओके। Hindustan Zinc is the sixth largest silver producer in the world. बहुत अच्छी बात है। Hindustan Zinc is the only primary product in India, producer in India, and demand is fully utilized by industrial jewelry and the silverware sector. है, करते हैं, उतना बड़ा नहीं है। हम लोग नेट में इम्पोर्टर ही है चांदी और सोना का भी। हमारा इम्पोर्ट बिल का सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है वो सोना चांदी में जाता है। सबसे बड़ा इम्पोर्ट किस में जाता है हमारा? सबसे बड़ा जो इंपोर्ट करते हैं। हाँ, सबसे बड़ा क्या चीज है जो हम इंपोर्ट करते हैं? तेल, क्रूड ऑयल। सेकंड? सेकंड सोना चांदी नहीं, सेकंड हम इंपोर्ट करते हैं मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बिलीव नहीं करोगे हम लोग कितना रुपया चाइना भेज रहे हैं इनका मोबाइल फोन इंपोर्ट करके। चलिए वो डिस्कशन कभी और करेंगे जब लर्न टू इन्वेस्ट सीरीज में जब बात करेंगे कि किस सेक्टर का कितना परसेंटेज कितना इंपोर्ट होता है कितना एक्सपोर्ट होता है, तब उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी एक चार्ट देख लेते हैं। तो ये वाला वॉच लिस्ट है कमोडिटी एंड इक्विटी, राइट? ये मैंने बना रखा है, इसमें मैंने सोना चांदी भी डाल दिया है। तो सोना चांदी एक बार जस्ट एक क्विक देख लेते हैं चांदी का मूवमेंट कैसा है। तो अभी तकरीबन $25 के आसपास चल रहा है चांदी। और अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे, थोड़ा पीछे चलते हैं, बड़ा ही एक्साइटिंग हिस्ट्री है चांदी का। हाँ, कभी भी किसी कमोडिटी के बारे में जानो ना तो उसका हिस्ट्री देखो पहले कि पहले हुआ क्या था। तो मेरे पास देखो 1800 से भी हिस्ट्री है। उस समय से लेके देखो प्राइस एकदम फ्लैट था बिकॉज उस समय डॉलर पैक था सब कुछ, राइट? तो जब से डॉलर पैक खत्म हुआ, बेटन वुड सिस्टम खत्म हुआ, आई थिंक 1973 या 74 में खत्म हुआ था, तब से सोना चांदी जो है वो प्राइसिंग होने लग गया उसका। आप देखो चांदी उस समय 1978-79 आई थिंक इट वाज बिकॉज द वर्ल्ड वाज सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे। That was the reason। उसके बाद से चांदी जो है गजब तेजी हुआ। हाँ, यहाँ से ये $4-5 $3 चलता था, उसके बाद ये पहुंच गया $48। आपको पता था चांदी इतना तेज हुआ था उस समय? नहीं, ये हुआ था मैनिपुलेशन। हाँ, हंट ब्रदर्स बोल के 3 भाई थे, उन लोगों ने तेल में बहुत पैसा कमाया था, तेल में फटका करके स्पेकुलेट करके। यूएस में बड़ा नाम था वो लोग। तो उनको लगा था उस समय इन्फ्लेशन यूएस में काफी हाई हो गया था, 13-14% इन्फ्लेशन चला गया था। तो उनको लगा कि ये वहाँ की गवर्नमेंट जो है उनका जो पैसा कमाया हुआ उसका वैल्यू खत्म कर रही है। तो उनको अपना पैसा कमाया हुआ उसका वैल्यू को स्टोर करना था कहीं पे, प्रोटेक्ट करना था। और उस समय यूएस में गोल्ड रिटेल लेवल पे खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि वही समय था जब बेटन वुड एबॉलिश हुआ था। तो उसके बाद जस्ट गोल्ड लिबरलाइज हुआ था एक तरीके से। तो बट रिटेल के लिए इतना इजी नहीं था गोल्ड खरीदना, लेकिन चांदी खरीद सकते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, चांदी खरीदना चालू कर दिया। एक पॉइंट पे दुनिया का सिग्निफिकेंट परसेंटेज चांदी ये तीनों भाई के पास में था। तो उन्होंने बेसिकली होर्डिंग चालू कर दी। इंडिया में जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज का होर्डिंग होता है कि अगर आपके पास 100 करोड़ है तो आप चना को होर्ड कर लो, अपने आप दाम बढ़ने लग जाएगा। तो इंडिया में देयर इज समथिंग कॉल्ड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो ये इलीगल बोलता है कि कोई भी एसेंशियल कमोडिटी को होर्डिंग नहीं कर सकता, वो दाम बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन पे उसका इम्पैक्ट आएगा। तो चांदी के अंदर में जम के इन लोगों ने होर्डिंग किया और जो दाम $3-4 चढ़ता था वो चला गया
$47। ओके लेकिन उसके बाद प्राइस क्रैश हो गए। इसको बोलते हैं बुर्ज खलीफा पैटर्न, ओके ऊपर जाना और फिर क्रैश कर जाना। बिकॉज जो चीज अनरीजनेबल होगी वो ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, तो इन लोगों ने मैनिपुलेट किया, उसके बाद प्राइस क्रैश कर गया और फिर वापस से भाव काफी टाइम तक उधर में रह गए। तो ये एक टाइम था। उसके बाद सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आया 2000, ये चांदी का तेजी आया 2011 के करीब। ये जब 2008 में जो फॉल आया उसके बाद में अक्रॉस द बोर्ड प्रेशियस मेटल्स के अंदर में तेजी आई थी, गोल्ड और चांदी दोनों में, क्योंकि दुनिया एक टफ फेज से गुजर रही थी, तो एक अच्छा फेज आया, तो चारों तरफ तेजी हो गई, इक्विटी कमोडिटी सब में वापस से तेजी हो गई। और लोगों को लग रहा था कि बिकॉज इकोनॉमी रिकवरी आएगी और चांदी का एक इंडस्ट्रियल यूजेज है, तो चांदी भी तेज होगा। ओके राइट, and there was obviously a relationship with dollar in this exercise, but that we'll discuss later. तो but sustainable नहीं रहा और चांदी के अंदर में फॉल आ गया, बिकॉज प्रेशियस मेटल्स में ओवरऑल फॉल आया क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। तो डॉलर जब स्ट्रॉन्ग होगा तो प्रेशियस मेटल में फॉल आ जाएगा। तो ये था स्टोरी 2011 से लेके 2015 तक की। अब वहां से देखो काफी टाइम तक ये चांदी कंसोलिडेट किया, हाँ, और फिर ब्रेकआउट दिया। ये यहाँ पर जब कोविड क्राइसिस आया तो लोगों को लगा कि अरे कोविड में तो सब बर्बाद हो जाएगा, तो प्रेशियस मेटल में पैसा डाल के रखो, तो एक कंफर्ट आ गया लोगों को। तो यहाँ पर एक अब चांदी यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अब मुझे बताइए, देख के आपको क्या लग रहा है चांदी में क्या होगा? अभी तो आप ट्रेंड में है ऑन अ ब्रॉडर। मुझे तो लग रहा है कि चांदी बहुत तेज होगी, राइट, क्योंकि अगर दुनिया का जीडीपी ग्रोथ होगा और अगर डॉलर वीक रहेगा तो चांसेस है कि चांदी तेज हो जाए। और अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड चांदी का प्राइस देखें, ये तो एक्चुअल प्राइस है, बट उस समय जो इन्फ्लेशन था और अभी जो इन्फ्लेशन है, दोनों का बेस बहुत अलग हो गया। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड चांदी का प्राइस देखें तो वो बहुत नीचे है। तो लॉजिकली चांदी शुड बी अ वेरी गुड बाइंग ऑप्शन फॉर अ वेरी वेरी हाई टारगेट। इनफैक्ट चांदी इन रियल टर्म्स कैन क्रॉस दिस लेवल। एक बार यहाँ पर 50-48 आया था, फिर यहाँ पर 50 अटेम्प्ट मारा था उसने। अब लगता है कि अब जब तेजी आएगी, कब आएगी नहीं पता, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, नो वन नोस दैट, बट अब जब तेजी आएगी तो चांसेस है कि चांदी बहुत तेज हो जाए। सो बेसिकली अभी इसका अक्यूमुलेशन फेज बोल सकते हैं हम लोग। करेक्ट, देयर इज अ हाई चांस इसका अक्यूमुलेशन चल रहा है। ओके, तो चांदी अगर तेज हो गया और सोना भी यहाँ से तेज अगर हो गया तो जो कमोडिटीज कंपनीज हैं जो सोना चांदी में डील करती हैं, उनके स्टॉक प्राइस में भी तेजी का इम्पैक्ट आएगा अगर मार्केट भी तेज है तो। बट अगर मार्केट वीक हो गया, सोना चांदी तेज हुआ, तो उस कंपनीज के स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा। सर एक और क्वेश्चन है। सो जैसे लिक्विडिटी तो डिपेंड करता है हर एक फेज में, बट लिमिटेड ही है। सो सर अगर कमोडिटीज का प्राइस बढ़ रहा है तो इज दैट कि इक्विटी से निकल के पॉसिबल है। ओके, ये रिलेशनशिप क्या, बेस मेटल और प्रेशियस मेटल और इक्विटी। सो बेस मेटल और इक्विटी में ये रिलेशनशिप वर्क करता है जनरली। प्रेशियस मेटल कई बार क्या होता है कि इक्विटी और प्रेशियस मेटल दोनों एक टाइम तक साथ में चलते हैं, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इट इज नॉट 1:1 कि ये होगा तो ये हो जाएगा, नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका इम्पैक्ट आता है। ओके, ठीक है, तो योर क्वेश्चन इज वैलिड, बट इट्स नॉट कि तुरंत उसका इम्पैक्ट तुमको दिखेगा और तुम फिर बोलोगे कि सर ये तो हुआ नहीं। जरूरी नहीं कि तुरंत होगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। ओके, तो अगर सपोज हमको चांदी में तेजी खेलना है तो हम कैसे खेल सकते हैं? हम तो या तो एमसीएक्स में फ्यूचर्स के अंदर में पोजीशन बिल्ड करें और एक्टिव ट्रेडिंग करें 21 पीरियड 55 पीरियड मूविंग एवरेज यूज करके। राइट, तो आप हमेशा लॉन्ग बायस रहें। अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मंथली चार्ट नहीं देखेंगे, आप प्रॉब्ली 30 मिनट का चार्ट देखेंगे। हाँ, 30 मिनट चार्ट में अगर दिख रहा है कि चांदी के अंदर में 21 पीरियड मूविंग एवरेज इज अबव 55 पीरियड मूविंग एवरेज, इसका मतलब शॉर्ट टर्म तेजी है, तो आप ले रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस, जो स्टैंडर्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखाया था। और अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्यूचर्स को आप नहीं यूज करेंगे इन्वेस्टिंग के लिए, तो उसके लिए बेस्ट है ETF। तो चांदी का ETF अभी अगर है तो देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर। वो आप स्टॉकेज में म्यूचुअल फंड में जाके देख सकते हैं अगर चांदी का ETF है तो। अच्छा, चलिए मैं भी देखता हूँ web.stockage.com में कमोडिटीज में म्यूचुअल फंड में जाके क्लास में जाके अदर्स में देखिए गोल्ड का है।
गोल्ड का ETF तो है अपने पास में। ओके ये चांदी का ETF है कि नहीं, आई थिंक किसी ने लॉन्च नहीं किया अभी तक, देखो नहीं दिख रहा है, ओके सर लेकिन सेबी ने अलाउ कर दिया है, शायद किसी ने अभी तक लॉन्च नहीं किया या लॉन्च करने वाला ही होगा। तो चांदी का कोई ETF है इंडिया में, वो ले सकते हैं, या आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यू आर अलाउड एज एन इंडिविजुअल, यू कैन इन्वेस्ट इन ग्लोबल मार्केट्स एंड ETF इज ओके। तो वी कैन फिगर आउट, कई ब्रोकर्स हैं जो ग्लोबल एक्सेस देते हैं, जैसे कोटक भी है, वो ग्लोबल एक्सेस देता है, तो उससे आप मांग सकते हैं कि भैया मुझे चांदी में करना है, तो कैसे कर सकते हैं। ओके तो एज एन इन्वेस्टर, रेगुलर इन्वेस्टिंग इन चांदी ETF इज अ ग्रेट चॉइस एज पर मी। ओके गोल्ड भी अच्छा है, गोल्ड तो एनीवेज हमको तो यूज करना ही है अपने लॉन्ग टर्म नीड के लिए, तो थोड़ा थोड़ा पैसा गोल्ड सिल्वर में रेगुलर बेसिस पे ETF में इन्वेस्ट करिए, तो आपका एक इन्फ्लेशन हेज भी होता है, प्लस अगर कभी ऐसा हुआ कि प्रेशियस मेटल में एक रनअप आ गया, तो यू नो दैट यू हैव एन अल्टरनेट एसेट एज योर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। राइट और आपको ट्रेड करना है तो MCX में मिनी कॉन्ट्रैक्ट, माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, छुटकू 1 kg वाला माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा थोड़ा ट्रेड कर सकते हैं, उसमें 8-9 हज़ार रुपया मार्जिन लगता है, बट इट्स अ गुड कॉन्ट्रैक्ट टू किक स्टार्ट योर जर्नी ऑफ ट्रेडिंग। राइट So USD INR and silver micro contract can be used for some active trading in the daytime. ओके ओके Good. राइट सर चलिए, ये तो हुआ चांदी के बारे में दोस्तों। अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज थोड़ा एनर्जी मेरा डाउन था, बट वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आई थिंक चांदी में डेफिनेटली कोई ना कोई मेडिकल प्रॉपर्टी है, जितना उसके बारे में बात किया उतना अच्छा फील हो रहा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और लर्न टू ट्रेड ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है दोस्तों, और मुझे बहुत खराब लग रहा है कि आप लोग बिना मेरा चैनल सब्सक्राइब किए, कई लोग हैं चैनल बिना सब्सक्राइब किए पूरा वीडियो देख डाल रहे हैं, तो गलत बात है। चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी ऐसा ही अच्छा काम करूंगा और आपके लिए अच्छा कंटेंट डेवलप करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द लास्ट वीडियो कमिंग सून on next Saturday. Bye bye. Take care.